फिल्म की शुरुआत होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स से, सख्त मिजाज केटी और थोड़ी खुली सोच वाली स्लोन, जो अपनी आने वाली आउट ऑफ टाउन ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो दोनों एक फार्म पर काम करेंगी जिसका नाम है इको फील्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्म्स। वहाँ वो 1 महीना काम करके पैसे बचाएंगी ताकि न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग कर सकें। अगली सुबह केटी का पुलिस वाला मामा जेसन उन्हें लेने आता है। वो लोग जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड के घर एक रात रुकेंगे, फिर वहाँ से फार्म की तरफ जाएंगे। नए घर में पहुंचते ही स्लोन सजेस्ट करती है कि उन्हें इस टाउन में रहने के दौरान फेक नाम रखने चाहिए। स्लोन अपना नाम रखती है हीदर और केटी अपना नाम रखती है रिप्ली। अगले दिन अंकल जेसन दोनों को स्टेशन पर छोड़ देता है जहां से उन्हें फार्म जाने वाली बस पकड़नी है। एक प्रोटेक्टिव पुलिस वाले की तरह जेसन दोनों को कहता है कि उन्हें एक सेफ वर्ड रखना चाहिए ताकि अगर कभी मुसीबत में हो तो मैसेज से पता चल जाए। मतलब हर मैसेज के आखिर में एक कोड वर्ड भेजना होगा और रोज का कोड वर्ड अल्फाबेट के हिसाब से बदलेगा। आज का सेफ वर्ड है एप्पल। अंकल के चले जाने के बाद बस आने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी है, तो वो दोनों एक कैफे में इंतजार करने का फैसला करती हैं। वहाँ 2 टाउन के लड़के उन्हें देखते ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उनकी टेबल शेयर कर लेते हैं। दोनों लड़कियां पिछले रात वाले फेक नाम बताती हैं और लड़के बताते हैं कि वो दोनों भाई हैं, जेड और लूकस। भाई दोनों उन्हें फार्म तक छोड़ने की ऑफर देते हैं। शुरू में केटी मना करती है, लेकिन स्लोन की खामोश रिक्वेस्ट पर वह मान जाती है। दोनों उनके नीले ट्रक में बैठ जाती हैं, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जेड जानबूझकर फार्म को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। दोनों लड़कियां हैरान होती हैं। आखिरकार वो एक घर पहुंचते हैं। ये हमारा फैमिली प्लेस है। वहाँ जेड और लूकस की अजीब सी माँ दरवाजे पर मिलती है और उन्हें अंदर बुलाकर चाय ऑफर करती है। अंदर बैठते ही केटी को मामा जेसन का मैसेज आता है। वो सेफ वर्ड के साथ जवाब देती है कि वो ठीक है। दोनों लड़कियां पाई खाती हैं और चाय पीती हैं, जो उन्हें शायद नहीं पीनी चाहिए थी। कुछ ही देर में उनकी नजरें धुंधली होने लगती हैं। पीने में ड्रग मिला हुआ था। दोनों को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेड और लूकस उन्हें बेहोश कर देते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं। अगले दिन केटी और स्लोन जंगल के बीच में चैन से बंधी हुई है। जेड उन्हें बताता है कि अब वो यहीं रहेंगी। उन्हें कपड़े, बिस्तर और टॉयलेट जैसी बेसिक चीजें दी जाएंगी। अगले सीन में केटी और स्लोन अब नए कपड़ों में हैं और जेड का बॉस बोरिस आता है। वो केटी का फोन चेक करता है कि कहीं किसी को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। इसी दौरान उसे पता चलता है कि दोनों लड़कियों ने अपने नाम झूठ बोले थे और सेफ वर्ड का भी कुछ मामला है। मजबूर होकर केटी और स्लोन उसे बताते हैं कि एप्पल उनका सेफ वर्ड था। सब साफ होने के बाद केटी और स्लोन अस्थायी शॉवर में नहाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी टाउन का शेरिफ अपनी बंदूक लेकर पहुंचता है। पता चलता है कि यह शेरिफ बेहद घटिया आदमी है, मानव तस्करी को सपोर्ट करता है और आया है कि उनमें से एक को रेप करे। अपना काम करके वो चला जाता है। स्लोन डरी हुई केटी को संभालती है। दूसरी तरफ मामा जेसन परेशान हो रहा है क्योंकि केटी ने उसी सेफ वर्ड का इस्तेमाल फिर से किया है, जिसका मतलब है कि कुछ गलत है। जंगल में जेड और लूकस एक और ग्राहक लेकर आते हैं जिसे हम स्क्रफी गाय कहेंगे। वो स्लोन को चुनकर ट्रेलर में ले जाता है। वो एक साइको किस्म का आदमी है। उधर मामा जेसन फार्म पर कॉल करता है और पता चलता है कि दोनों लड़कियां कल वहां पहुंची ही नहीं। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो मुसीबत में है। उधर हालात और बिगड़ जाते हैं जब अगला कस्टमर आता है और इससे भी ज्यादा डरावना। वो आदमी सुअर का मास्क पहने हुए है। मास्क ड्यूड स्लोन को उठाकर ले जाता है। वो लौटती है तो हाल पिछले से भी खराब होता है। पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया। अगले सीन में अंकल जेसन शेरिफ के ऑफिस पहुंचता है और वही गंदा शेरिफ सामने आता है। हमें पता चलता है कि जेसन सिर्फ पुलिस वाला नहीं, FBI एजेंट है। वो बताता है कि उसे शक है कि उसकी भतीजी किडनैप की गई है और बेवकूफी से वो शेरिफ को ये भी बता देता है कि उसे कैसे पता चला कि केटी ने नया कोड वर्ड नहीं भेजा। जंगल में शेरिफ तुरंत किडनैपर्स को बता देता है कि केटी का अंकल FBI एजेंट है और उसने सेफ वर्ड का झूठ बोला था। बोरिस डर जाता है कि FBI उनका रैकेट पकड़ लेगी, इसलिए वह जेड को कहता है कि दोनों लड़कियों को मारकर लाशें फेंक दो। केटी ये बातें सुन लेती है। उधर अंकल जेसन कैफे पहुंचकर बारिस्ता से पूछता है। बारिस्ता को ट्रक अच्छी तरह याद है। अगली सुबह केटी स्लोन को बताती है कि किडनैपर्स उन्हें मारने वाले हैं। जेड, लूकस और स्क्रफी गाय के जाने के बाद स्क्रफी गाय उनकी निगरानी के लिए रह जाता है। केटी मौका देखकर उसे बहकाती है और जब वो करीब आता है वो अपने दांतों से उसका गला फाड़ देती है। दोनों लड़कियां अपनी जंजीरें खोलकर भाग निकलती हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ पहुंचता है, शायद उन्हें मारने आया हो, लेकिन वो केटी और स्लोन उसकी कार चुराकर भाग जाती हैं। दोनों शहर में जाकर हार्डवेयर स्टोर से हथियार खरीदती हैं। अब बदला शुरू होता है। वो कैशियर से पूछती हैं कि बोरिस कहाँ रहता है। कैशियर बता देता है। दूसरी तरफ मामा जेसन कार इंश्योरेंस दफ्तर जाकर ब्लू ट्रक वाले की जानकारी लेता है। बोरिस अपने घर लौटता है और देखता है कि केटी और स्लोन पहले से वहाँ छिपी हुई है। वो उसके ऊपर लोहे की कीलों से भरे टेनिस बॉल फेंकती हैं और उसे घायल कर देती हैं। बोरिस जान बचाने के लिए पैसे ऑफर करता है। तभी मामा जेसन बाहर पहुंचता है। अंदर केटी और स्लोन उससे पूछती हैं कि पिग मास्क पहनने वाला आदमी कौन है। जब वो बताने से इनकार करता है, वो लोग अपने बनाए हुए भाले से उसे पीछे से मार देती हैं। जब जेसन अंदर आता है, केटी और स्लोन जा चुकी होती हैं और बोरिस मरा पड़ा होता है। बाहर कारों की आवाज सुनकर वो भागता है, लेकिन लड़कियां बच निकलती हैं। अगले सीन में शेरिफ
जेसन को बताता है कि बोरिस मर चुका है। जेसन और परेशान होकर केटी का फोन मिलाता है। तभी शेरिफ समझ जाता है कि उसकी पोल खुल गई है और वो बंदूक निकाल लेता है। केटी और स्लोन चर्च पहुंचती हैं और पता चलता है कि बिग मास्क ड्यूड असल में शहर का पादरी है। स्लोन चर्च में घुसकर अपने रेप करने वाले से आमना सामना करती है। केटी के साथ मिलकर वो उसे मार देती है। चर्च से निकलते हुए पता चलता है कि पादरी की लाश ट्रक के पीछे बंधी हुई थी। वो पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देती है। दूसरी तरफ अंकल जेसन अब शेरिफ की कैद में है और शेरिफ ने 2 और लड़कियां पकड़ रखी हैं। सौभाग्य से केटी और स्लोन समय पर पहुंच जाती हैं। वो शेरिफ को बांधकर रशियन रूलेट खेल के जरिए उसे टॉर्चर करती है। शेरिफ माफी मांगता है लेकिन केटी उसके सिर में गोली मार देती है। फिर वो 2 कैद लड़कियों को आजाद करती है और उन्हें अंकल जेसन को खोलने का आदेश देती है। जेसन पूछता है कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन लड़कियां कुछ नहीं बताती, आभार के तौर पर। फिर केटी और स्लोन जेड और लूकस की माँ के घर जाती हैं। वो उसे उसी तरह ड्रग देकर बेहोश कर देती हैं। माँ को बेसमेंट में ले जाती हैं जहाँ जेड बंधा हुआ है। वो उसकी माँ के सामने जेड का सिर बेसबॉल बैट से कुचल देती है। फिर माँ को लूकस के पास ले जाती है जो कुर्सी से बंधा है। उसे बैट देकर कहते हैं कि अपनी माँ को मारो। जब वो इनकार करता है वो उसे गोली मार देती है और दृश्य ऐसा सेट करती है कि लगे उसने खुदकुशी की है। माँ पैसे देकर जान बख्शने की भीख मांगती है लेकिन केटी लॉन मूवर उठाकर उसे भी बेरहमी से मार देती है। आखिरी सीन में अंकल जेसन केटी के घर पहुंचता है। कुछ समय बीत चुका है। वो केटी और स्लोन को एयरपोर्ट छोड़ता है। दोनों खुशी खुशी न्यूयॉर्क सिटी की फ्लाइट पकड़ने जाती हैं और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। इवन लैम्स हैव टीथ 2015 का ये था पूरा रिकैप।